नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जेएल अकाउंट्स क्लासेज में। तो साथियों, जैसे आपके लिए बुरी खबर आई थी कि अपना एग्ज़ाम जो है जूनियर अकाउंटेंट टीआरए वो अगले साल फरवरी तक पोस्टपोन्ड हो गया है। तो अब आपको हिम्मत नहीं हारनी है और इसके लिए निराश नहीं होना है। आपको मेहनत करते रहना है, अपनी को प्रिपरेशन करते रहिए, सफलता निश्चित आपको मिलेगी। आपको घबराना नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, एग्ज़ाम कंफर्म होएगी। बस आपको मेहनत करते रहनी है, आपको और कहीं दिमाग नहीं लगाना है। सिर्फ अपनी जो प्रिपरेशन है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग वो करते रहिए। आप तो ये खुश होइए कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया प्रिपरेशन के लिए, तो आपको उसको व्यर्थ नहीं जाने देना है और मेहनत करते रहिए और आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। अब अपन बात कर लेते हैं अपने जो बिजनेस मेथड के जो चैप्टर है उपभोक्ता अधिकार एवं संरक्षण, मतलब जो कंज्यूमर राइट्स एंड प्रोटेक्शन है, उसके जो एमसीक्यूज बन सकते हैं एग्जाम से रिलेटेड, उसके बारे में। तो अपना पहला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू होता है। जो मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019, वो कहाँ लागू होता है, पूरे देश में किस हिसाब से लागू होता है, कौन कौन से स्टेट में होता है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन स आएगा, जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में, मतलब पूरे इंडिया में लागू होता है, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं है ये। फिर क्वेश्चन सेकंड है, केंद्र या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त दूषित माल की जांच एवं विश्लेषण करने के लिए गठित प्रयोगशाला कहलाती है। मतलब सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उससे अप्रूव्ड जो प्रयोगशाला होगी, जो दूषित माल की जांच और विश्लेषण करेगी, मतलब उसकी जो चेकिंग होएगी और एनालिटिक होगा या एनालिसिस जो कर सकती है प्रयोगशाला, उस प्रयोगशाला को क्या कहते हैं। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन द आएगा, समुचित प्रयोगशाला। उसको समुचित प्रयोगशाला कहते हैं। ये लैब गठित की जाती है दूषित माल की जांच और विश्लेषण के लिए। फिर क्वेश्चन थर्ड है, किसी उपभोक्ता द्वारा लिखित में किसी उपयुक्त कानूनी मंच के सम्मुख प्रस्तुत आरोप कहलाता है। मतलब कोई भी कंज्यूमर जो होगा वो रिटर्न में किसी भी जो प्रॉपर लीगल जो फोरम होगा, जो कानूनी मंच होगा उपयुक्त, उसके सम्मुख कोई आरोप लगाता है कोई भी, और वो लिखित में होता है, तो वो क्या कहलाता है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन द आएगा, उपरोक्त सभी, मतलब सब चीज़ें कहलाएगा। वो प्रतिवाद भी कहलाएगा, शिकायत भी कहलाती है और परिवेदना भी कहलाती है। तो इनको कुछ भी वर्ड वो यूज किया जा सकता है इसके लिए। फिर क्वेश्चन फोर्थ है, उपभोक्ता निम्नलिखित के लिए हो सकता है। मतलब जो कंज्यूमर होगा वो किस किस चीज़ के लिए हो सकता है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन स आएगा, उपरोक्त दोनों, मतलब माल के लिए भी हो सकता है और सेवा के लिए भी हो सकता है। मतलब गुड्स के लिए भी हो सकता है और सर्विसेज के लिए होगा। मतलब गुड्स को चाहे वो खरीद रहा हो चाहे वो सेवा का यूज कर रहा हो, तो वो दोनों ही चीज़ों में कंज्यूमर कहलाता है। बस उस बशर्ते उसके प्रतिफल होना चाहिए, मतलब उसके लिए उसको पेमेंट किया हुआ होना चाहिए, फ्री में नहीं मिली हुई होनी चाहिए वो चीज़। फिर क्वेश्चन फिफ्थ है, देश में प्रचलित विधान के अनुरूप माल की किस्म, मात्रा, मूल्य, प्रारूप या शुद्धता बनाए नहीं रखना कहलाती है। मतलब जो अपने देश में जो विधान लागू है, जो मतलब एक्ट वगैरह है जितने भी, उनके अनुरूप अगर जो माल है, गुड है, जो गुड्स होता है, उसकी जो किस्म हो गई, मतलब उसकी क्वालिटी हो गई, उसकी मात्रा क्वांटिटी हो गई, मूल्य जो होता है उसकी प्राइस जो हो गई, प्रारूप जो होगा उसका फॉर्मेट या शुद्धता, मतलब उसकी प्योरिटी अगर नहीं बनाए रख सकते हैं, मतलब उसमें कुछ भी गड़बड़ वो करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, त्रुटि। मतलब उसको त्रुटि कहते हैं। जो अपने कंज्यूमर एक्ट है उसमें इसको त्रुटि का नाम दिया गया है, एरर कहलाती है वो। तो क्वेश्चन सिक्स्थ है, उपभोक्ता विवादों के निपटारों हेतु बनाया गया जिला स्तरीय वैधानिक संगठन कहलाता है। मतलब जो उपभोक्ता विवाद हो जाएंगे, कोई भी कंज्यूमर के जो भी वाद विवाद होंगे जो आपस में कोई भी इनके, तो उसके निपटारे के लिए जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो होगा वैधानिक संगठन जो बनाया गया, स्टैट्यूटरी जो ऑर्गेनाइजेशन होगा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही बनाया जाता है, उसको क्या कहेंगे। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन नया आएगा, जिला आयोग या जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग कहलाएगा, जिसको पहले जिला मंच भी कहते थे, अब इसका नाम हो गया है जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग। तो ये जिला स्तर पर होता है। फिर क्वेश्चन सेवंथ है, उपभोक्ता संरक्षण मंचों के गठन के लिए सरकार द्वारा गजट में प्रकाशित सूची कहलाती है। मतलब जो उपभोक्ता संरक्षण होगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन होगा, उनके मंच जो होंगे, फोरम जो होंगे, जो कि जिला स्तरीय हो सकता है, राज्य स्तरीय हो सकता है, या फिर केंद्र स्तरीय हो सकता है। तो जो सरकार द्वारा जो गजट में इसके लिए प्रकाशित की जाती है, लिस्ट जो पब्लिश की जाएगी, सूची प्रकाशित की जाएगी, वो क्या कहलाएगी। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, अधिसूचना उसको कहते हैं, नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन वो कहलाएगी। फिर क्वेश्चन 8 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में शिकायतकर्ता कौन नहीं हो सकता है। मतलब जो अपना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इसमें जो शिकायतकर्ता होगा, जो कंप्लेन कौन नहीं कर सकता है,
कंप्लेन करने वाला कौन नहीं हो सकता, किसके पास ये राइट नहीं है कि वो कंप्लेन कर सकता है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन द है विक्रेता, मतलब जो सेलर होएगा, जो माल बेचता है या सेवाएं देता है, वो इस अधिनियम के अंतर्गत शिकायत करता नहीं हो सकता, वो शिकायत नहीं कर सकता। बाकी सरकार शिकायत कर सकती है, उपभोक्ता का जो उत्तराधिकारी होगा वो शिकायत कर सकता है, या उपभोक्ता खुद भी शिकायत कर सकता है। फिर क्वेश्चन 9 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सेवा में सम्मिलित नहीं है, मतलब जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत जो सर्विसेज होगी उसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, क्या शामिल उसमें नहीं करते हैं। तो यहाँ से जाएगा ऑप्शन से आएगा लाभ, मतलब जो प्रॉफिट होएगा उसको शामिल नहीं करते हैं। बाकी जो बीमा हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एजुकेशन शिक्षा हो गई, परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट जो हो गया, उन सबको सर्विस में काउंट किया जाता है। फिर क्वेश्चन 10 है, अपने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में शिकायत निवारण कौन कर सकता है, मतलब जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें शिकायत का निवारण, मतलब शिकायत को दूर कौन कर सकता है, शिकायत को सुन के उसके संबंध में जो भी आदेश जारी करने हैं वो कौन कौन कर सकता है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, उपरोक्त सभी, मतलब सभी शिकायतों का निवारण कर सकते हैं। कौन कौन, जिला आयोग या जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जो जिला स्तरीय होता है, जो और उसके बाद राज्य आयोग होता है अगर इसमें उसका निवारण नहीं हो पाता है, या फिर राष्ट्रीय आयोग जो राष्ट्रीय स्तर पर होता है। तो ये तीनों ही शिकायतों का निवारण कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन 11 है, हॉलमार्क का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है, मतलब हॉलमार्क जो वर्ड यूज़ करते हैं अपन कई बार जनरल में भी सुनने में आता है अपने, तो ये हॉलमार्क किस चीज़ के लिए अपन यूज़ करते हैं। तो ये आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, आभूषण, मतलब ऑर्नामेंट्स जो होते हैं, आभूषण जो होते हैं, उनके लिए हॉलमार्क का यूज़ किया जाता है, जिससे शुद्धता का पता किया जाता है उसमें। फिर क्वेश्चन 12 है, विक्रेता वस्तु को अधिक से अधिक किस मूल्य पर बेच सकता है, मतलब जो सेलर होएगा वो जो भी गुड्स होएगी उसको मैक्सिमम किस वैल्यू पर, कितनी राशि पर वो उसको बेच सकता है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा एमआरपी पर, मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो होती है उस पर बेच सकता है वो अधिकतम खुदरा मूल्य पर, उससे ज़्यादा वो रेट वो नहीं ले सकता, कम पर बेच सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं ले सकता एमआरपी से। फिर क्वेश्चन 13 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य है, मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्यों बनाया गया है ये, क्या उसका बेनिफिट होता है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन द आएगा, उपरोक्त सभी, मतलब सभी उसका बेनिफिट है, सभी के उसका उद्देश्य होता है क्या क्या, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, जो कंज्यूमर होंगे उनके हितों की रक्षा करना और प्रोटेक्ट करना, उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा, मतलब जो उसके राइट्स हैं उनकी रक्षा करना, और उपभोक्ताओं को शोषण से बचाना, मतलब उनका शोषण नहीं होए इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये चीज़ें सारी चीज़ें इनका उद्देश्य होता है। फिर क्वेश्चन 14 निम्न में से उपभोक्ता नहीं है, मतलब कौन कंज्यूमर नहीं कहलाएगा, उपभोक्ता कौन नहीं कहलाता है, क्या उसमें शामिल नहीं होता उपभोक्ता में। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, विक्रेता। ये जैसे अपन ने पहले भी बात करी थी, जो सेलर होएगा, बेचने वाला होगा, वो शामिल नहीं होता। बाकी क्रेता या ग्राहक या जिसने वस्तु या सेवा के बदले भुगतान का वचन दिया हो, चाहे उसने पेमेंट नहीं किया हो लेकिन भुगतान का अगर उसने वचन भी दिया है तो भी वो उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। फिर क्वेश्चन 15 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत स्थापित संस्था नहीं है, मतलब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके अंदर कौन सी संस्था का उल्लेख नहीं है या स्थापित नहीं है, उसके हिसाब से उस संस्था को स्थापित नहीं किया गया है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा संरक्षण मंच, मतलब संरक्षण मंच का कोई भी संस्था इसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में नहीं होती। बाकी जिला मंच जो हो गया, जो जिला आयोग कहते हैं अपन, या राज्य मंच हो गया, राज्य आयोग, या राष्ट्रीय मंच जो राष्ट्रीय आयोग कहलाता है, ये तीनों उसमें स्थापित संस्था है। फिर क्वेश्चन 16 है, किसी राज्य आयोग द्वारा उन शिकायतों की सीधी सुनवाई की जाती है जिनमें वस्तु या सेवा का मूल्य एवं क्षतिपूर्ति दावे की राशि हो, मतलब जो राज्य आयोग होगा, जो स्टेट काउंसिल होगी, वो कौन सी शिकायतों की सीधी सुनवाई कर सकता है, डायरेक्टली उसमें शिकायत कर सकता है कोई भी उपभोक्ता, जब तो उसके लिए वस्तु या सेवा का जो मूल्य होगा, वो जो क्षतिपूर्ति दावे की राशि होगी, वो कितनी होनी चाहिए, जब उसमें डायरेक्टली शिकायत की जा सकती है। मतलब राज्य आयोग में दो तरीके से शिकायत हो सकती है, एक तो ये होगा जिला आयोग में किसी ने शिकायत करी और उसने जो वहाँ से आदेश पारित हुआ है या उसने जो भी निवारण किया है शिकायत का, उससे कोई संतुष्ट नहीं है उपभोक्ता, तो वो उसके खिलाफ, मतलब जो जिला आयोग के जो भी उसने आदेश दिए हैं उसके खिलाफ राज्य आयोग में शिकायत कर सकता है, मतलब या फिर डायरेक्टली राज्य आयोग में जाया जा सकता है। तो डायरेक्टली कब जाया जा सकता है, जब वस्तु या सेवाओं का मूल्य और क्षतिपूर्ति की राशि एक पर्टिकुलर अमाउंट जो होगा, वो पर्टिकुलर उस जो अपने को लिमिट दे रखी है उसके अंदर होगी, तो डायरेक्टली हो सकती है। तो वो लिमिट क्या है, तो यहाँ आंसर जाएगा ऑप्शन द आएगा, रुपये 1 करोड़ से अधिक किंतु 10 करोड़ तक, मतलब 1 करोड़ रुपये तक की जो शिकायतें होगी, वस्तु या सेवा का मूल्य होगा, क्षतिपूर्ति की दावी राशि अगर 1 करोड़ रुपए तक है, तो डायरेक्टली जिला आयोग में, जिसको जिला मंच भी अपन कहते हैं, उसमें डायरेक्टली शिकायत की जाएगी
और अगर 1 करोड़ से ज़्यादा हो गई लेकिन 10 करोड़ तक अगर उसकी वैल्यू है तो उसके लिए राज्य आयोग में जाया जाएगा, डायरेक्टली राज्य आयोग में शिकायत की जा सकती है। प्रिकॉशन 17 है, किसी जिला आयोग द्वारा उन शिकायतों की सीधी सुनवाई की जाती है जिनमें वस्तु या सेवा का मूल्य एवं क्षतिपूर्ति दावे की राशि हो। अभी अपन ने बात करी राज्य आयोग में डायरेक्टली शिकायत कब कर सकते हैं, अब यहाँ बात करते हैं अपन जिला आयोग में डायरेक्टली शिकायत कब हो सकती है। कब अपन डिस्ट्रिक्ट फोरम में वस्तु या सेवा का मूल्य एवं क्षतिपूर्ति की राशि कितनी होगी कि जिसके लिए अपन जिला आयोग में डायरेक्टली शिकायत कर सकते हैं। ध्यान से जाएगा ऑप्शन से आएगा रुपये 1 करोड़ तक, मतलब 1 करोड़ तक की अगर शिकायत राशि जो वस्तु या सेवा का मूल्य या क्षतिपूर्ति दावे राशि 1 करोड़ तक होगी तो उसके लिए डायरेक्टली अपन जिला आयोग में शिकायत कर सकते हैं। प्रिकॉशन 18 राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कितने रुपए के मामले निपटाने के लिए की गई है। अपन ने बात कर ली जिला आयोग की, राज्य आयोग की, अब बात करते हैं राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कितने रुपए तक के मामले की निपटाने के लिए की गई है। मतलब राष्ट्रीय आयोग में डायरेक्टली शिकायत करने के लिए कि जो वस्तु या सेवाओं का जो मूल्य होगा या क्षतिपूर्ति दावे की राशि होगी वो कितनी होनी चाहिए, जब उसमें अपन उसकी शिकायतों का निवारण करते हैं या शिकायत की जा सकती है। ध्यान से जो आएगा ऑप्शन ब आएगा 10 करोड़ से अधिक, मतलब 10 करोड़ से ज़्यादा की जो भी क्षतिपूर्ति दावे राशि होगी वो राष्ट्रीय आयोग में जाते हैं। प्रिकॉशन 19 निम्न में से वस्तु या माल में सम्मिलित नहीं है, मतलब जो गुड्स में क्या शामिल नहीं करते हैं, क्या इंक्लूड नहीं होता है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन नया आएगा वाद योग्य दावे, मतलब वाद योग्य दावे जो होंगे वो गुड्स या सर्विस में काउंट नहीं होते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार। प्रिकॉशन 20 है, निम्न में से उपभोक्ता का अधिकार है, मतलब जो कंज्यूमर्स होंगे उनका जो राइट होंगे उसमें कौन सा उसका अधिकार है, उसमें अधिकार में शामिल होता है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, मतलब उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उसको अधिकार दिए हुए हैं। जो 6 अधिकार हैं उनमें से एक अधिकार शिक्षा का अधिकार है। प्रिकॉशन 21 है, निम्न में से उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार 6 जो अधिकार बताए गए हैं उनमें से कौन सा अधिकार उपभोक्ता का नहीं कहलाता है, मतलब वो अधिकार उनको नहीं दिया गया है, तो वो कौन सा है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा वस्तु वापसी का अधिकार, मतलब वस्तु वापस लौटाने का उसको कोई अधिकार नहीं है इसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में। बाकी शिक्षा का अधिकार है उसको कि उसको शिक्षा मिलनी चाहिए, उसके बारे में कि जागरूक करते रहना चाहिए, जागरूक होने का उसको अधिकार है। चुनाव का अधिकार, मतलब उसको अपने हिसाब से चूज करने का अधिकार है, जो भी गुड्स या सेवा है वो अपने हिसाब से जो चाहे वो चूज कर सकता है। और सुनवाई का अधिकार, मतलब उसको कहीं भी ऐसे लगता है उसके साथ शोषण हुआ है, उसके अधिकारों की रक्षा नहीं हुई है या उसके साथ कोई भी धोखाधड़ी हुई है तो उसको सुनवाई का अधिकार भी दिया गया है। प्रिकॉशन 22 है, वस्तु को जानने का अधिकार उपभोक्ता को किससे प्राप्त होता है, मतलब जो वस्तु के बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए, ये राइट कौन से अधिकार के तहत उसको मिला हुआ है, उपभोक्ता को कौन सा अधिकार वो कहलाता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ब आएगा सूचना का अधिकार, मतलब उसको इन्फॉर्मेशन का जो राइट है वो ये उसको अधिकार देता है कि उसको वस्तु को जानने की पूरी जानकारी होनी चाहिए। मतलब कहीं भी वो विक्रेता के पास खरीदने जाता है या फिर कहीं भी ऑनलाइन वो परचेज़ करता है तो उसको सारी जो भी वस्तु या जो सर्विस होएगी उसके बारे में उसकी पूरी जानकारी उसको रहनी चाहिए। कोई भी जानकारी ऐसे नहीं है उसको छुपा के उसको बेचा जा रहा हो। फिर क्वेश्चन 23 है, सेवा में सम्मिलित है, मतलब सर्विसेज में क्या काउंट करते हैं अपन, क्या क्या शामिल होता है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा उपरोक्त सभी, मतलब सारी चीज़ें शामिल होती है। क्या क्या, शिक्षा, एजुकेशन, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन और जो संचार होता है कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें जो भी सेक्टर होंगे ये सारी सेवा में शामिल माने जाते हैं। फिर क्वेश्चन 24 है, जिला उपभोक्ता मंच के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ की जाती है। तो अपन ने पहले बात करी थी, जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम होएगा, जिला उपभोक्ता मंच जो होता है जिसको जिला आयोग भी कहते हैं, उसके निर्णय के विरुद्ध अगर उसने कोई निर्णय दिया है, उसके में पहले शिकायत हुई और उस शिकायत का निर्णय उसने कुछ दे दिया है तो उसके अगर लगता है उपभोक्ता को कि उसके फेवर में नहीं हुआ है या विक्रेता को लगता है तो उसके निर्णय के विरुद्ध जो अपील होएगी वो कहाँ हो सकती है। तो अपन ने बात करी थी इसके लिए राज्य आयोग में जाया जा सकता है। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा राज्य आयोग, मतलब जो स्टेट फोरम होएगा, जो स्टेट काउंसिल होएगी उसमें उसको वो शिकायत कर सकता है, इसके लिए अपील कर सकता है। प्रिकॉशन 25 है, जिला उपभोक्ता मंच के निर्णय से असंतुष्ट व्यक्ति किस अवधि में राज्य आयोग को अपील प्रस्तुत कर सकता है। अभी यहाँ पर बात कर ली जिला उपभोक्ता मंच या जिला आयोग के निर्णय से कोई संतुष्ट नहीं है तो वो अपील राज्य आयोग में कर सकता है। लेकिन अब राज्य आयोग में अपील कितने दिन में वो कर सकता है, इसके लिए टाइम लिमिट है। तो वो टाइम लिमिट क्या है, तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा 30 दिन। मतलब राज्य आयोग में अपील जब होगी वो जिला उपभोक्ता मंच के निर्णय जारी होने के निर्णय जब वो दे देगा उसके 30 दिवस के भीतर उसको अपील वो कर सकता है। फिर क्वेश्चन 26 है, राज्य आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। जो राज्य आयोग होगा उसमें जो
कमेटी होएगी। इसमें राज्य आयोग में जो शामिल होते हैं वो 1+4 होते हैं, मतलब एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। तो ये जो सदस्य होंगे 4, इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा 5 वर्ष, मतलब 5 सालों का तक वो अपने कार्यकाल रहता है। 5 साल तक वो राज्य आयोग में सदस्य बने रह सकते हैं। फिर क्वेश्चन 27, जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच में जो अध्यक्ष होगा जो उनका अध्यक्ष होगा प्रेसिडेंट होगा, और जो सदस्य होंगे एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं इसमें। तो इनकी जो नियुक्ति कौन करेगा, इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, राज्य सरकार, मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वो इसकी नियुक्ति करती है अध्यक्ष और सदस्यों की। फिर क्वेश्चन 28 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधान मुख्यतः हैं, मतलब जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 था, इसके जो प्रोविज़न होते हैं वो किस हिसाब से हैं, कि किस प्रकार के हैं? तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा, क्षतिपूरक, मतलब वो कंपनसेटरी है, मतलब वो क्षतिपूरक है, मतलब एक बार क्षति हो गई तो उसकी भरपाई के लिए होते हैं। वो ऐसे नहीं है कि किसी को दंड देने के लिए या किसी पे कोई निषेधात्मक होते हैं, वो कोई पे कुछ ऐसा नहीं है। वो जो किसी को क्षति हो जाती है तो उसकी क्षति की भरपाई करने के प्रावधान मुख्यतः वो है, उपभोक्ता को जो उसको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के प्रावधान इसमें है। फिर क्वेश्चन 29, उपभोक्ता अदालतों में दावे प्रस्तुत किए जाने की अवधि सामान्यतः दावों का कारण उत्पन्न होने के कितने समय तक होती है? मतलब जो अपने कंज्यूमर जितनी भी कोर्ट है, जितने भी आयोग हैं, इनमें जो दावे प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जो क्लेम किए जा सकते हैं, वो अवधि कितनी, अवधि कब से कब तक की अवधि होगी, कितने समय में वो दावे प्रस्तुत किए जा सकते हैं, दावा उत्पन्न होने के मतलब कितने समय में? तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, 2 वर्ष, मतलब 2 वर्ष के भीतर वो दावा प्रस्तुत किया जा सकता है, उसमें 2 साल के अंदर कंप्लेन की जा सकती है। फिर क्वेश्चन 30 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 9 में उपभोक्ताओं के 6 अधिकार बताए गए हैं। वह निम्नलिखित में से कौन सा समूह उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित नहीं है? मतलब जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 था, इसकी जो सेक्शन 9 है, इसमें कंज्यूमर्स को 6 राइट्स दिए गए हैं, 6 अधिकार दिए गए हैं। अपन ने पहले भी बात करी थी। तो जो आपको ऑप्शन में जो समूह दिख रहे हैं, जो आपको ग्रुप दिख रहा है, जो बैच आपको दिख रहा है, तो वो कौन सा वाला समूह है उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित नहीं है, जिनको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में अधिकारों के रूप में शामिल नहीं किया गया है? तो वो कौन सा समूह है? तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, उत्पादक से बदला लेने और व्यवसाय को बंद कराने का अधिकार। मतलब उत्पादक से उसको कोई भी रिवेंज लेने का, बदला लेने का, या उसके व्यवसाय जो है उसको बिजनेस को बंद कराने का उसको अधिकार नहीं प्राप्त। बाकी सुरक्षा का अधिकार जो है वो उसको पता है, प्राप्त है कि भाई उसको सुरक्षा प्राप्त हुई, कोई भी अगर वो सामान या कुछ खरीदता है तो उसको कोई नुकसान नहीं हुए, उसकी क्षति नहीं हुई, उसको कोई जान माल की हानि नहीं होनी चाहिए, उसको ये उसका अधिकार है। सूचना पाने का अधिकार है उसको, मतलब जो भी वो सामान खरीद रहा है उसके बारे में सारी उसको सूचना पता होनी चाहिए। चयन का अधिकार है, वो चाहे जो गुड्स या सर्विस को वो चूज कर सकता है, चयन कर सकता है। सुनवाई का अधिकार है, उसको लगता है कहीं उसके साथ धोखाधड़ी हुई है तो उसको सुनवाई का अधिकार भी है उसको। और शिकायत निवारण या क्षतिपूर्ति एवं उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, मतलब उसको शिकायत जो होगी उसका निवारण का, या जो उसको बदले अगर शिकायत के बदले कोई उसको क्षतिपूर्ति बनती है, उसके कोई नुकसान हुआ है तो उसको क्षतिपूर्ति का अधिकार भी उसको है। और उपभोक्ता शिक्षा के अधिकार, मतलब उसको नॉलेज होनी चाहिए कहाँ किस हिसाब से उसको अगर शिकायत करनी है तो किस हिसाब से वो कर सकता है। तो ये उसको सारी शिक्षा, एजुकेशन उसको मिलनी चाहिए। फिर क्वेश्चन 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून उपभोक्ता को सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण नहीं है? मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड कौन सा एक्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब वो उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा, सेबी अधिनियम 1992। मतलब सेबी अधिनियम है जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बिजनेस जो बोर्ड होता है, वो 1992 जो एक्ट है वो उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है। बाकी वस्तु विक्रय अधिनियम जो है 1930 और भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986, ये दोनों उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने से रिलेटेड हैं। फिर क्वेश्चन 32 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 निम्न में से किस क्षेत्र पर लागू होता है? मतलब जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है वो कौन से सेक्टर पर लागू होएगा, कौन से क्षेत्र पर वो लागू होता है, इफेक्टिव होता है, किस पर उसका प्रभाव रहता है? तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन द आएगा, उपयुक्त सभी। मतलब वो चाहे सरकारी हो, मतलब पब्लिक
गवर्नमेंट हो, निजी हो, प्राइवेट हो, चाहे वो सहकारी हो मतलब कोऑपरेटिव हो, कोई सा भी प्रकार का क्षेत्र हो, सब चीज़ों पर ये लागू होता है। मतलब किसी भी प्रकार के क्षेत्र के जो शिकायतें होगी उनके संबंध में निवारण के लिए जो अपील होगी वो की जा सकती है उपभोक्ता मंच में। फिर क्वेश्चन 33 है, राज्य उपभोक्ता आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपील का सही स्थान है। मतलब जो बात की थी अपन ने जिला मंच, जिला आयोग के खिलाफ जो विरुद्ध जो अपील होएगी जो निर्णय के विरुद्ध, वो तो अपन राज्य उपभोक्ता आयोग में करते हैं। लेकिन अगर राज्य उपभोक्ता आयोग में किसी ने कोई शिकायत करी थी या जिला आयोग में किसी ने शिकायत करी थी और उसकी अपील की राज्य आयोग में, फिर राज्य आयोग की जो निर्णय होगा उससे भी अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो वो अपील करना चाहता है तो वो कहाँ करेगा? तो सर्वोच्च जो सही स्थान जो होगा, इसका उपयुक्त स्थान वो कौन सा रहेगा? तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग। जो नेशनल कंज्यूमर फोरम होगा, नेशनल कंज्यूमर जो काउंसिल होगी, उसमें वो उसके विरुद्ध अपील की जा सकती है। फिर क्वेश्चन 34 है, उपभोक्ता जो मंच या आयोग में शिकायत कौन प्रस्तुत कर सकता है? जो कंज्यूमर फोरम होगा या काउंसिल जो होगी उसमें कौन शिकायत कर सकता है, कौन कंप्लेन कर सकता है उसमें? तो ये कौन कौन हो सकता है कंप्लेन कर सकता है जो जिनको राइट है? तो आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, उपयुक्त सभी। मतलब सभी शिकायत कर सकते हैं। कोई भी जो उपभोक्ता संगठन होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, वो कर सकता है। मृत उपभोक्ता का विधिक उत्तराधिकारी होगा, जो कोई उपभोक्ता जो कंज्यूमर था जो एक्चुअल, लेकिन उसकी तो डेथ हो गई है, तो उसका अगर कोई विधिक अधिकारी भी है तो वो भी शिकायत कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उपभोक्ता ही कर सकता है, उसके मरने के बाद उसका विधिक उत्तराधिकारी जो भी होगा वो भी शिकायत कर सकता है, या सरकार जो गवर्नमेंट है वो भी शिकायत कर सकती है। फिर क्वेश्चन 35 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत से आशय है। मतलब जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है इसमें शिकायत से क्या आशय है? मतलब जो कंप्लेन की जाएगी उससे क्या मतलब रहेगा, कि किसको कंप्लेन कहते हैं? तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन नया आएगा, लिखित में आरोप। मतलब रिटर्न में कोई आरोप लगाता है, कंप्लेन करता है, तो उसको शिकायत यहाँ कहते हैं। फिर क्वेश्चन 36 है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का कार्यकाल होता है। जो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद होगा, जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो काउंसिल होएगी, उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, कितने साल का होता है? तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा 3 साल का उसका कार्यकाल होता है। फिर क्वेश्चन 37 है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। जो नेशनल कंज्यूमर डे जो होगा वो कब मनाया जाता है हर साल? तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन द आएगा 24 दिसंबर को। मतलब हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है अपने देश में। फिर क्वेश्चन 38 है, प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। मतलब पूरे साल जो हर साल आएगा उसमें जो पूरे वर्ल्ड में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। मतलब जो वर्ल्ड जो कंज्यूमर राइट एक्ट होएगा, राइट डे जो होता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वो पूरे वर्ल्ड में विश्व में मनाया जाता है। तो वो कब मनाया जाता है? हर साल। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन बी आएगा 15 मार्च। मतलब 15 मार्च को हर साल विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में जाना जाता है। फिर क्वेश्चन 39 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायतों के निवारण की अर्धन्यायिक व्यवस्था है। मतलब जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें जो शिकायतें होंगी उनके निवारण के लिए जो अर्धन्यायिक व्यवस्था किस स्तरीय होती है, किस हिसाब से होती है? तो अर्धन्यायिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जैसे न्यायालय को पूरी शक्तियाँ प्राप्त होती है, वो सारी उसको सुविधाएं जिस हिसाब से होती है, जितने वो निर्णय ले सकता है उस हिसाब से इनको जो उपभोक्ता मंच होंगे उनको पूरी न्यायिक व्यवस्था के हिसाब से उनको जो निर्णय करने की जो पावर्स है वो नहीं मिली हुई होती है। सारी विशेष कुछ सुविधाएं उनको मिलती है, विशेष जो क्षेत्र होंगे उन्हीं पर वो उनका राइट रहता है। तो इस वजह से ये अर्धन्यायिक होती है तो उनके हिसाब से। तो ये कौन सी स्तरीय होती है? तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा त्रिस्तरीय। मतलब त्रिस्तरीय क्यों होगी? क्योंकि पहले 3 स्तरीय ये होती है, जिला आयोग हो गया अपना, राज्य आयोग होगा और जो राष्ट्रीय आयोग होगा, इस वजह से ये त्रिस्तरीय कहलाती है। 3 स्तर इसमें हो जाते हैं। फिर क्वेश्चन 40 राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। अपन ने बात कर ली जिला उपभोक्ता आयोग के विरुद्ध राज्य आयोग में की जा सकती है अपील। राज्य आयोग के जो निर्णय होंगे उनके विरुद्ध राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में अपील की जा सकती है। लेकिन मान लो राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के निर्णय के विरुद्ध भी अपील की जा सकती है क्या? ये बड़ा सवाल है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का निर्णय जो आया है तो उसके निर्णय से भी कोई संतुष्ट नहीं है तो उसकी भी लिए अपील की जा सकती है। अगर की जा सकती है तो वो कहाँ की जा सकती है? तो आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा सर्वोच्च न्यायालय। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का, उसमें उसकी शिकायत की जा सकती है, अपील की जा सकती है उसके लिए।
फिर क्वेश्चन 41 है, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य कितनी आयु तक नियुक्त किए जा सकते हैं। मतलब जो राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग होगा उसमें जो उसके अध्यक्ष और सदस्य होंगे, जो अध्यक्ष एक होएगा और जो बाकी 4 सदस्य होंगे जिसमें से एक महिला का होना अनिवार्य है, तो वो उनकी आयु कितनी सीमा निर्धारित है तब तक वो नियुक्त या अपॉइंट किए जा सकते हैं, कितने साल की आयु तक वो हो सकता है। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा 70 वर्ष एवं 67 वर्ष। मतलब अध्यक्ष तो 70 साल तक नियुक्त किए जा सकते हैं और जो सदस्य होंगे वो 67 साल की आयु तक नियुक्त किए जा सकते हैं। फिर क्वेश्चन 42 है, राष्ट्रीय या राज्य उपभोक्ता आयोग में अध्यक्ष के अलावा कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए। मतलब जो अपन ने बात करी भी राष्ट्रीय राज्य उपभोक्ता आयोग होंगे उसमें एक अध्यक्ष होएगा, उसके अलावा कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए। मतलब मैक्सिमम ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन मिनिमम जो क्वांटिटी है वो कितनी होनी चाहिए, कितने सदस्य कम से कम होने चाहिए। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा 4। मतलब राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में तो 4, जबकि जो जिला आयोग होगा उपभोक्ता आयोग होगा उसमें सिर्फ 2 मिनिमम सदस्य होने चाहिए उसमें, जिसमें से एक महिला को होना अनिवार्य है। मतलब जो तीनों राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग और जिला आयोग, इसमें जो मेंबर जितने भी होंगे उनमें एक महिला होना अनिवार्य है। फिर क्वेश्चन 43 है, जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच में अध्यक्ष के अलावा कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए। तो यह भाई मैंने आपको बता ही दिया कि राज्य और राष्ट्रीय आयोग में जो अध्यक्ष के अलावा कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए, जबकि 4 सदस्य होने चाहिए, जबकि जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच में 2 सदस्य कम से कम होने चाहिए, जिनमें से एक महिला को होना अनिवार्य है। तो साथियों यहाँ अपन ने उपभोक्ता संरक्षण एवं अधिकार से संबंधित जो चैप्टर है उससे रिलेटेड जो MCQs बन सकते हैं वो मैंने यहाँ आपको कवर करवा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आए होंगे और ये एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर हाजिर रहूँगा नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके MCQs। तब तक प्लीज़ बने रहिएगा और अपने YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हिम्मत मत हारिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ आपको। और आप मेहनत यूँ ही करते रहिएगा और कोई कसर मत छोड़िएगा, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। जय हिंद, जय भारत।